ट्यूटोरियल पॉइंट की आज की इस वीडियो में हम आपको जावास्क्रिप्ट के नंबर 1 लाइब्रेरी रिएक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब से Next.js 15 आया है उसने फुल स्टैक डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और ये बात बहुत अहम है कि Next.js 15 React 19 का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि React 19 सीखना अब बेहद ज़रूरी है ताकि आप Next.js से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में आपको मैं React 19 बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा और कोड की मिसालों के साथ ये सब कुछ सिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने में बेहद आसानी हो जाए। चाहे आप React.js में नए हों या अपनी स्किल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हों, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो फिर आएँ और कोडिंग शुरू करें और React 19 को आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख सकते हैं। इसमें आप React के नए कंपाइलर के बारे में जानेंगे। सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं React 19 में, सर्वर एक्शंस के फ़ायदे क्या है, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है, एसेट लोडिंग में ख़ास बात क्या है, React के कुछ हुक्स यहाँ पर ऑब्सलीट हो चुके हैं, कुछ नए हुक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जैसे कि यूज़ फॉर्म स्टेटस, यूज़ फॉर्म स्टेट, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक। इन तमाम के बारे में हम बताएंगे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम React कंपाइलर के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि React में जब भी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उस पेज में जो भी कंपोनेंट्स है, उस राउट में जो भी कंपोनेंट्स है वो ऑटोमेटिकली री-रेंडर होते हैं। और इस फिनोमेना को ओवरकम करने के लिए हम कुछ हुक्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक और मेमो। इससे हमारा सारा जो प्रोसेस है अननेसेसरी री-रेंडरिंग का वो तो ऑप्टिमाइज्ड होता है, लेकिन हमें कॉस्ट पे करनी होती है इन हुक्स के इस्तेमाल का। लेकिन अब React का न्यू कंपाइलर अपने अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस लेकर आया है। ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है री-रेंडरिंग को कि UI को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं होना चाहिए। React खुद डिसाइड करता है कि किन कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, कब ऑप्टिमाइज़ करना है और किस चीज़ को री-रेंडर करना है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि React ने ये फंक्शनलिटीज़ डेवलपर को देने से पहले इंस्टाग्राम में प्रोडक्शन में इसको लॉन्च किया है और आप वहाँ पर इसके एडवांटेजेस को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज के नाम से कंपोनेंट है जो 2 प्रॉप्स ले रहा है, प्रोडक्ट्स और हेडिंग। फीचर प्रोडक्ट्स के बेस पर यहाँ पे हम गेट करते हैं और ये कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं जिसमें हेडिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है और फीचर प्रोडक्ट्स हैं। और हर कंपोनेंट कुछ ना कुछ इन प्रॉप्स में से आर्गुमेंट्स को ले रहा है एज ए प्रॉप्स, तो जिसकी बुनियाद पर ये पेज यहाँ पर डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि लेट्स से कि हेडिंग इस प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी ये कंपोनेंट्स है वो री-रेंडर होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स री-रेंडर होंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि हेडिंग जो है वो अपडेट होने से फीचर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ये अपडेट ना हो, तो React में हम पहले क्या करते हैं, ये देखें। यहाँ पे React में हम यूज़ मेमो का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हेडिंग चेंज हो तो फीचर प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं कि ये री-रेंडर ना हो, तो इसके लिए हम यूज़ मेमो के हुक का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस हुक का इस्तेमाल हम करते हैं और इससे हम अननेसेसरी री-रेंडरिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन अब React 19 में हमें इन हुक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक और मेमो री-रेंडरिंग के इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। अब React ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और लेट्स से कि यहाँ पर ये हेडिंग का प्रॉप जो है इसकी वैल्यू चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट फीचर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिस्टिंग पे नहीं होना चाहिए। ये React का नया कंपाइलर खुद कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि किस UI को अपडेट होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्रोसेस ना सिर्फ आसान और सिंप्लीफाई हो चुका है बल्कि हाईली ऑप्टिमाइज भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें पता है कि ओल्डर React में कंपोनेंट्स क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट हमारा है वो इनसिक्योर होता है, वो क्लाइंट के लिए एक्सपोज्ड होता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात ये होती है कि इनिशियल लोडिंग टाइम इसका ज़्यादा होता है क्योंकि सारा कंटेंट पहले क्लाइंट के ब्राउज़र में डाउनलोड होता है और फिर वो रन होता है, जिसकी वजह से इनिशियल लोडिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ही अननेसेसरी डेटा लोड होता है और जिसकी वजह से क्लाइंट का जो बैंडविड्थ है इंटरनेट का और रिसोर्सेज का वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे रन टाइम में React में रन टाइम में जावास्क्रिप्ट HTML में कन्वर्ट होता है। इस रन टाइम में कन्वर्जन की वजह से जो कंटेंट है, जो HTML है, वो सर्च इंजन क्राउडर के लिए अवेलेबल नहीं होती है और वो उनको इंडेक्स नहीं कर सकते पेज को, तो ये SEO फ्रेंडली नहीं होते हैं।
अब आगे ये कहानी सर्वर कंपोनेंट्स की। रिएक्ट 19 में सर्वर कंपोनेंट्स ऐड कर दिए गए हैं जिससे डेटा फैचिंग हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो गई है, क्योंकि डेटा सोर्सेज सर्वर के बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से उनके लोडिंग टाइम या फैचिंग टाइम उनका रिड्यूस हो चुका होता है और परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्वर कंपोनेंट्स हाईली सिक्योर होते हैं। सेंसिटिव डेटा सर्वर के अंदर रन हो रहा होता है और ये क्लाइंट के लिए एक्सपोज नहीं होता है। कैशिंग की बात करें तो आपको पता है कि सर्वर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डेटा को कैशे कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उससे क्लाइंट आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अब हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो जब आपका पेज लोड जो है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। सर्वर साइड पे ऐसा नहीं होता है कि रन टाइम में HTML जनरेट हो और वो डाउनलोड हो। इसके बरक्स HTML इमीडिएटली जनरेट हो जाती है और क्लाइंट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे इनिशियल पेज लोड हो जाता है फास्ट। तो आपको पता है कि कोर वाइटल्स होते हैं, कुछ 4 कोर वाइटल्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है SEO और सर्च इंजन और गूगल की इंडेक्सिंग में। ये तमाम फैक्टर्स यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अभी हम बात कर चुके हैं क्योंकि इसमें HTML रन टाइम में जनरेट नहीं होती है, इसलिए सर्च इंजन से क्राउलर्स इसको आसानी से कंटेंट को क्राउल करते हैं और पेजेस को इंडेक्स करके हायरिंग कर रहे होते हैं। जहाँ तक स्ट्रीमिंग की बात है तो सर्वर साइड कंपोनेंट्स में जो कंटेंट है वो डिवाइड होता है चंक्स में। वो कंटेंट जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हो, हैवी डेटा हो, ह्यूज डेटा हो, तो वो चंक्स में डिवाइड होता है और ट्रांसमिट होता है क्लाइंट की तरफ, जिसको स्ट्रीम कहते हैं। तो स्ट्रीमिंग पॉसिबल होती है और बिग डेटा को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स रिएक्ट 19 में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, ये एक जनरल कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स रिएक्ट में होते हैं वो क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं। तो ये क्लाइंट कंपोनेंट है। लेकिन जब हम कंपोनेंट के स्टार्ट में एनोटेशन यूज़ करते हैं यूज़ सर्वर, तो अब ये कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट बन चुका है और ये सर्वर के अंदर रन होता है और वो तमाम एडवांटेजेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो वो सारे इसमें हम अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शंस की। तो एक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं रिएक्ट 19 में। अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट साइड पे सर्वर साइड का कोड एग्जीक्यूट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म है और ऑन सबमिट का इवेंट है और सर्च का फंक्शन हम इससे पास कर रहे हैं। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो सर्च का फंक्शन है ये रन होगा और ये क्लाइंट साइड में होगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें और ये जो भी कोड हमारा है वो सर्वर साइड पर रन हो और सर्वर साइड के तमाम फ़ायदे हमें हासिल हों, तो उसके लिए हम एक्शंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखें फॉर्म के बाद ऑन सबमिट था क्लाइंट साइड पे, सेम एक फॉर्म है और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वर्ड एक्शन और यहाँ पे एक फंक्शन है और एक बटन है, इसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि एक्शन के बाद जो भी हम फंक्शन देंगे वो सर्वर साइड का फंक्शन होगा। सर्वर साइड का कंपोनेंट ये रन करेगा और ये सर्वर के अंदर एक पीस ऑफ कोड रन होगा और तमाम सर्वर साइड कंपोनेंट्स के हम फ़ायदे क्लाइंट साइड से हासिल कर सकते हैं, वो इन एक्शंस की वजह से। यहाँ पे एक्शन में उस फंक्शन को, उस कंपोनेंट को कॉल करके। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट मेटा डेटा की। आप जानते हैं कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल, मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिएक्ट में डिफरेंट राउट्स में इन एलिमेंट्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए डेवलपर्स नॉर्मली कस्टम कोड इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं लाइक रिएक्ट हेलमेट। फिर भी डिफरेंट राउट्स में इनको मैनेज करना, इनको अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है और डिफरेंट एरर्स हम देख रहे होते हैं या ये प्रोसेस सारा रिपीटेटिव होता है। इसको हैंडल किया गया है रिएक्ट 19 में। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में अगर हम मेटा डेटा को हैंडल करना चाहते हैं तो एक अलग से कंपोनेंट हमें ऊपर बनाना होता था और यहाँ पे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एक डिफ़िकल्ट कोड में हैंडल कर रहे हैं। जबकि रिएक्ट 19 में उसी कंपोनेंट के शुरू में जिस तरह हम HTML में इन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बड़ी आसानी के साथ हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये बहुत ही एफिशिएंट भी होता है और स्टेबल भी होता है। एसिड लोडिंग का फीचर बहुत ही अमेजिंग है रिएक्ट 19 में। अब हम इमेजेस और फाइल्स को बैकग्राउंड में लोड कर सकते हैं। इस तरह से लोडिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, पेज लोड फास्ट हो जाता है और ओवरऑल इंप्रूवमेंट आती है परफॉर्मेंस में। इसके लिए कुछ APIs जैसे कि प्री लोड और प्री इनिशियलाइज का इस्तेमाल करते हुए अगर हम रिसोर्सेज को लोड करना चाहें या इनिशियलाइज करना चाहें तो इस प्रोसेस को बड़ी आसानी के साथ बेहतर अंदाज में हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्ट हुक्स के हवाले से जो चेंजेस आ गए हैं रिएक्ट 19 में। तो यहाँ पर रेफ के हवाले से कुछ चेंजेस रिएक्ट 19 में है और प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेफ क्या होते हैं। रेफ का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम डोम एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना चाहें। आपको पता है कि रिएक्ट इनकरेज नहीं करता है कि डोम एलिमेंट्स को हम मैनिपुलेट करें, म्यूटेशन हो उनकी, लेकिन अगर कभी हमें इसकी ज़रूरत पेश आए जैसे कि एनिमेशन वगैरह में, हैवी एनिमेशन वगैरह में हमें ऐसा करना पड़ता है, तो वहाँ पर रोल आता है रेफ का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पर
हम ये चाहें कि फॉर्म एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को गेट करना चाहें या उनको चेंज करना चाहें तो रेफ इस्तेमाल करते हैं। रेफ का जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, उनको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रेफ को हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पास करना चाहें तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते थे। इसके लिए हमें फॉरवर्ड ड्राफ्ट का हुक इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन रिएक्ट 19 में अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो देखते हैं कि पहले क्या था और रिएक्ट 19 में क्या इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है एग्जांपल बटन का, इसमें हम रेफ को पास कर रहे हैं एज ए प्रॉप्स, तो हमें फॉरवर्ड रेफ का जो हुक है इसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम पास नहीं कर सकते। लेकिन रिएक्ट 19 में ये प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। अब हम रेफ को चाइल्ड कंपोनेंट में, पेरेंट से चाइल्ड में डायरेक्टली पास कर सकते हैं और इस तरह से प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट 19 में कुछ नए हुक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो उनमें से पहला जो हुक है वो यूज़ है। रिएक्ट 19 में ये हुक इंट्रोड्यूस हुआ है और इसने प्रोमिसेस को, एसिंक्रोनस कोड और कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। इसमें रिएक्ट के कुछ कवानीन थे उसको भी बड़ी इसमें आसानी पैदा की गई है। इस हुक को हम इफ़ और फॉर स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट का जो रूल है कि हुक्स को कंपोनेंट और कस्टम हुक्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ये रूल तो हमें फॉलो करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्ट 19 से पहले फॉर एग्जांपल हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, फेच यूजर्स कर रहे हैं, तो ये एक एपीआई है जिसमें हम एसिंक्रोनस कॉल कर रहे हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ स्टेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें यूजर्स हैं, फिर लोडिंग को कंट्रोल करना होता है, फिर एरर्स को मैनेज करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें यूज़ इफेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी कभी कभी हमें दे रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज़ हुक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखें फेच यूज़र की एसिंक्रोनस कॉल एज इट इज़ है जैसे कि पहले थी, लेकिन नई चीज़ ये है कि इस पूरे इन तमाम स्टेट्स को रिप्लेस किया गया है और इसको बहुत आसान बनाने के लिए यहाँ पे देखें कि जस्ट यूज़ हुक का इस्तेमाल करेंगे और उसको ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे पास करेंगे। ना तो हम यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम इन स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली हम एसिंक्रोनस फंक्शन को हम इस हुक को पास करेंगे और हम रिस्पॉन्स को यहाँ पर गेट करेंगे और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करेंगे। तो ये रिएक्ट का नया हुक, इसने प्रोसेस को स्टेबल किया है, ऑप्टिमाइज़ किया है और सिंप्लीफाई किया है। दूसरी इसकी मिसाल अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन है थीम कंपोनेंट का। उसके लिए हम पहले एक स्टेट लेते हैं थीम का और टॉगल को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिएक्ट 19 में ये प्रोसेस भी बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। ये थीम कंपोनेंट है और यहाँ पे हम जस्ट यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते थे और ये सारा प्रोसेस हमें करना पड़ता था, जबकि हम यहाँ पे यूज़ का हुक इस्तेमाल करते हैं फेच थीम। यहाँ पे थीम के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं एसिंक्रोनस कॉल के ज़रिए हम गेट करते हैं और सिंपली हम यूज़ हुक के ज़रिए उनको रिट्रीव करके उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्ट 19 में कुछ नए हुक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर्म, स्टेटस और डेटा के हवाले से। उनमें से पहला हुक यूज़ फॉर्म स्टेटस का हुक है। इस फॉर्म की मदद से हम जो फॉर्म की लास्ट सबमिशन है उसकी स्टेटस को स्टोर कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोड में देखें तो हमारे पास एक फॉर्म है और ये फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एक एसिंक्रोनस कॉल हो रही होती है। जब तक कि इस कॉल को प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता, हमने उस स्टेटस को हैंडल करना होता है। और आप जानते हैं कि रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इसको आसान करने के लिए यहाँ पे यूज़ फॉर्म स्टेट के हुक में से स्टेटस को हम गेट करते हैं और यहाँ पे देखें कि सबमिट का ये कंपोनेंट है, इसमें सबसे पहले इसको हम गेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बटन में हम चेक करते हैं स्टेटस अगर पेंडिंग है तो बटन को डिसेबल भी कर रहे हैं और साथ में सबमिटिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और अगर ये प्रॉमिस फुलफिल हो तो फिर हम सबमिट को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इनिशियल पेंडिंग स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन में सबमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है और जब ये प्रॉमिस फुलफिल होता है तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। तो ये तमाम चीज़ें करने के लिए जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट में पहले एक हमें अच्छा खासा कोड लिखना होता था, उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी होती थी, लेकिन इस हुक की मदद से प्रोसेस बहुत सिंपल और स्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट हुक जो है वो यूज़ फॉर्म स्टेट है। इस हुक की मदद से फॉर्म सबमिशन के रिजल्ट को हम अपडेट कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये एक फॉर्म है जिसमें हम यहाँ पे उसका मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, मींस उसका स्टेटस डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक्शन में हम यहाँ पर फॉर्म एक्शन दे रहे हैं। फॉर्म एक्शन को हम पास कर रहे हैं यूज़ फॉर्म स्टेट के हुक में और यहाँ से मैसेज को गेट कर रहे हैं। फॉर्म सबमिशन का ये जो है फंक्शन है, ये प्रीवियस स्टेट और क्यूरी डेटा लेता है और यहाँ पे वो चेक करता है क्यूरी डॉट गेट यूज़र नेम को गेट करता है। अगर वो जॉन है तो वेलकम डिस्प्ले करता है और अगर नहीं है तो एरर डिस्प्ले करता है। इस प्रोसेस को कि जब हम बटन क्लिक करते हैं यहाँ पे तो अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस में ये देखें वेलकम डिस्प्ले हो रहा है, और अगर एरर जनरेट होता है, सक्सेस फॉल्स होता है तो ये एरर जनरेट हो रहा होता है। तो फॉर्म सबमिशन का जो भी रिज़ल्ट है उसको हम
उस रिजल्ट की बुनियाद पे हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं और उनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये प्रोसेस भी बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट हुक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक। ये बेसिकली जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं और हमारी कॉल जो है एसिंक्रोनस हो, तो डिफरेंट स्टेट अगर हम डिस्प्ले करना चाहें, फॉर एग्जांपल शुरू में हम एक स्टेट डिस्प्ले करना चाहें जब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई है, तो उस वक्त हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहें, और रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद हम एक डिफरेंट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इस हुक का इस्तेमाल करते हैं। इस तमाम प्रोसेस को ये बहुत कंट्रोल्ड और आसान बनाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, इसमें यूज़र नेम और उसको हम सबमिट करें और सबमिट डेटा को हम कॉल करें। यहाँ पे देखें सबमिट डेटा, इसको फॉर्म डेटा हम पास कर रहे हैं। और उससे पहले देखें तो यूज़ ऑप्टिमिस्टिक के हुक को हम एक तो इनिशियल स्टेट पास कर रहे हैं, इनिशियल मैसेज जो हम डिस्प्ले करना चाहें, और सेंडिंग को हमने फास्ट रखा। लेकिन जब ये डेटा सबमिट हो जाता है तो हम यूज़र नेम को गेट कर रहे हैं। यहाँ पे एड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज, ये जो है हुक हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, कि ये फंक्शन और यहाँ पे मैसेजेस को रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन को हम जो भी रिस्पॉन्स है यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यूज़र नेम, वो इसमें स्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इनको डिस्प्ले करेंगे, मैसेजेस को, ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस को मैप करेंगे, और जो भी मैसेजेस होंगे पहले इनिशियल मैसेज आ जाएगा और उसके बाद रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद वो मैसेज चेंज हो जाएगा। इनिशियली क्या था कि जॉन सबमिटिंग आ जाएगा और उसके बाद मैसेजेस चेंज हो रहे होते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। अब अगर आप इस प्रोसेस को एक साथ देखना चाहें तो ये हमारे पास फॉर्म है, इसमें यूज़र नेम और ईमेल हम डाल रहे हैं और इसे सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के दौरान जो हमने देखा है फॉर्म स्टेटस के हवाले से, यहाँ पे यूज़ ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ पे एक मैसेज हमें स्टेटस बता रहा होता है, और यूज़ फॉर्म स्टेट यहाँ पे कि अगर ये पेंडिंग है तो सबमिटिंग होगा, और अगर ये सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे वेलकम, और अगर एरर आ जाए तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा। तो ये हुक्स जो है फॉर्म सबमिशन के उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं।